इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 201 सामने है। इसके मिसरे 12 हैं, अल्फाज इसके जो हैं वो 64 है और राग इसका है मारवा। इससे पहले कि हम काफ़ी शुरू करें, इस मारवा राग के बारे में बता दें कि ये मारवा एक राग भी है और ये ठाठ भी है। और इसके गाने का, इस राग का जो मुनासिब तरीन वक्त है वो दिन का पिछला पहर है, जब दिन ख़त्म होने के करीब होता है, यानी मगरिब के करीब और मगरिब से कुछ पहले का। और बहुत ही सीधा सपाट सुर है। और इसके अगर हम आपको डिटेल्स बताएं कि इसके रिखब क्या हैं, दीवत क्या हैं, तीवर क्या हैं इसके, तो वो ज़ाहिर वादी समवादी आरोही अमरोही अगर ये बताना शुरू करें तो वो ज़ाहिर उन लोगों का मसला है जिनका मौसीकी से कोई ताल्लुक़ है। तो आम आदमी के लिए ये छः सुर का राग है। ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगर वैसे इसे याद करना चाहे, कोई इसको सुनना चाहे कि ये कैसा होता है, तो नूरजहां का एक गाना है, लाइयां लाइयां, पंजाबी गाना है, लाइयां लाइयां वे तेरे नाल वे फेरा जे निगावा शाला मैं मर जावा। ये सुर मारवा में है। तो इस वक्त हमारे सामने काफ़ी जो है वो है 201। ये एक दफ़ा फिर वो चोलिस्तान में जाने की ख्वाहिश और शहर को तर्क करने की और लोगों में घिरे हुए होने की ये जो कैफियत है, ये शहर से उनकी जो बेजारी है, शहर से उनकी एक लाताल्लुकी बनाने की जो ख्वाहिश है, इसके पीछे खुद अहले तसव्वुफ बताएंगे कि क्यों वो इनसे दूर रहना चाहते हैं और उसमें वो क्या ऐसी कबीह चीज़ है जिस की वजह से वो शहर और शहर के लोगों से भागना चाहते हैं। और वो चोलिस्तान में भी तनहा तो नहीं होते थे, लेकिन कमोबेश शहर में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते, फिर भी वो हम पर मुसल्लत रहती हैं। तो वो इस सारी चीज़ से दूर हट जाने के लिए सब कुछ कह रहे थे और उसके लिए उनकी तरजीह वही है चोलिस्तान रोही। ये उनका यूटोपिया है, यानी ख्याली दुनिया है। जूफड़ जोड़ू चग खिप थडते, थड्डन होता है किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना। जूफड़ जोड़, ये जूफड़ भी है और झूपड़ भी है, दोनों तलफ़ुज़ ठीक है। झोपड़ी भी है और झोपड़ी भी है और जोपड़ी भी है, इस तरह एक दूसरा तलफ़ुज़ भी इसका ठीक है। जूफड़ जोड़ू चग, चग भी एक पौधा है जिसमें लंबी लंबी तीलियाँ होती है और उसको जब यूँ लगाते हैं तो फिर उसमें बारिश का पानी को वो नीचे ले आती हैं और वो अंदर नहीं आता। चग खिप थडते एजा ना होवे सारे मडते, वो ऐसा बनाएं हम जो है झूपड़ जो है, अपनी झूपड़ी जो है कोई ऐसी बनाएं कि वो पूरे इलाके में, अब मड किसी चीज़ का ऐसा ढेर लगा हुआ तो उसको भी मड कहते हैं और मड पूरे इलाके को भी कहते हैं। मुख्तलिफ नामों से अब देखें, मड फलाड़ हमारे पास अब भी मौजूद है। इस इलाके से पूरा एक बस्ती या एक छोटा सा कस्बा तो इस में मौजूद है, मड वाला है, मड फला, ये बहुत सारे मौजूद हैं हमारे पास। जूफड़ जोड़ू चग खिप थडते ओझा ना होवे सारे मडते, उसके साथ का एजा ना होवे सारे मडते। इस पूरे खित्ते में फिर ऐसी झोपड़ी नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके लिए शर्त एक बताई जा रही है कि कहाँ वो जो झोपड़ बनाएंगे हम, वो कहाँ बनाएंगे। पानी तो हो लेकिन कहाँ, ना वकड़े ना बंदते बासा। इस नोयत का मिसरा जो है हम पीछे 197, 196, 97, 98 उसमें भी ये मौजूद है। ना वकड़े ना बंदते बासा, ना गठ पाड़ दी खडते। जो वकड़ा होता है, पानी अगर आता हो उसको इस तरह गोल दायरे में संभाल लें आप, तो उसको कहते हैं वकड़ा देना। वकड़ा किसी भी चीज़ के गोल इस तरह को करने को उसको वकड़ा कहते हैं। ना वहाँ बैठूंगी, और बंद कहते हैं जब पानी को आप सामने से इस तरह से रोक लेते हैं। तो ना मैं कहीं वकड़े पे बैठूंगी, ना बंद पे बैठूंगी, ना गठ पाड़ दी खडते। अब ये पीछे हम बता रहे थे गठ, और वो लोगों, कुछ लोग शायद उसके साथ इत्तेफाक न करें, तो यहाँ पर बता दिया खाई साहब ने कि वो गठ कैसे वजूद में। इसको कुछ लोगों ने गिट्ठ कर दिया, गिट्ठ यानी एक बालिश को कहते हैं, और कुछ लोगों ने कुछ घट कर दिया,
इस तरह से नहीं, ये गठ है। गठ में हमने बताया था कि जब पानी बह चलता है निकल कर उसको एक पाड़ बन जाती है, यानी एक जड़ की तरह दूर तक निकल जाता है, तो वो दरमियान में जहाँ कहीं पानी तेज हो और मिट्टी नरम पड़ जाती है तो वो पानी उसको उखाड़ता है मुसलसल और बहा के ले जाता है और एक गड़ा पड़ जाता है जो उसमें भी पानी जमा रहता है। वो जितना भी पानी की तेजी होगी उतना बड़ा छोटा गड़ा होगा। तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं जो ये गठ क्या है, ये पाड़ दी खड्ड है, जो उस पाड़ में बनने वाला गड़ा जो है, ना मैं इस पर बैठूंगी ना उस पर बैठूंगी, बार बार वो टोभे की फरमाइश हो रही है। और सावण आन सुहेसा रोही सिंधुणु सघरी लडते, मैं अपना सावन, सुहावण जो है ना, ये बहुत अजीब खूबसूरत लफ्ज है। सुहावण किसी चीज को इस्तेमाल करने से आगे की बात है। कमा हक का हूँ, किसी चीज से लुत्फ लेना, उसको लुत्फ बना लेना और उसके मुकम्मल उसकी ज़ेब व ज़ीनत रौनक को बढ़ाना, ये सब सुहावण के मानी में आता है। सावन आन सुहेसा रोही, तो मैं सावन को जो लुत्फ है ना वो तो मैं रोही में आकर लूंगी। सिंधुणु सघरी लडते, सिंध कहते हैं आबाद खित्ते को जहाँ पर पानी, इंसान, लोग, ज़राए ज़रूरत, ये सब कुछ मौजूद हो, उसको कहते हैं सिंध। सिंध से मुराद एक ख़ास खित्ता नहीं है, पहाड़ के लोग भी सिंध उसी को कहते हैं और चोलिस्तान के लोग भी वही। लेकिन जहाँ चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है, पहले से मौजूद है, खास साहब कहते हैं नहीं मैंने वहाँ नहीं रहना। और सगरी लाडते, सगरी होता है तमाम बाशमूल जो कुछ भी आपके साथ है, बाल बच्चे को भी कहते हैं, लेकिन उसका बुनियादी माना होता है, सगरी का मतलब होता है जो कुछ भी मेरे साथ है, मैं ये सब कुछ उठा के वहां ले आऊंगी या सब कुछ अपने ले आऊंगे। और जे पानी खुट वैसे बहसों, अब ये चोलिस्तान से ख्वाजा फरीद की जुड़त अपने उस यूटोपिया से, अपनी उस ख्याली दुनिया से। अब ये चोलिस्तान कहाँ है? क्या इस खित्ते का नाम चोलिस्तान है? रोही इसका नाम है, या रोही कहीं उनके अंदर की कैफियत है, या किसी और जगह को, किसी और कैफियत को, मकाम को, उसको कह रहे हैं रोही? ये हमारे इल्म में नहीं, ये सूफिया ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनका काम है। लेकिन उसके साथ उनकी जुड़त, कन्विक्शन, उनके साथ उनकी मजबूती से उसका ताल्लुक ये आखिरी हद है, ये आखिरी हद है। वहाँ तो बात हो रही थी ना पानी की, कि पानी अगर दस्तयाब रहेगा, एक जगह पे कहते हैं जेती पानी पलहर न खुटसी, कौन भला सिंध जुले, कि जब तक बारिश का पानी हमें दस्तयाब रहेगा और ये नहीं ख़त्म होता तो वो उधर कौन जाएगा? नहीं जाएंगे, यानी उस वक्त जाएंगे जब पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ उस खित्ते के साथ, चोलिस्तान और रोही के साथ, उस रेगजार के साथ, उस जानलेवा सहरा के साथ उनकी जुड़त जो है, अब ये किस वजह से है ये हमें नहीं पता, किस वजह से है और किस हद तक है, वो इस मिसरे में बताते हैं, इस शेर में कह रहे हैं जे पानी खुट वैसी बहसू, अगर पानी भी खत्म हो जाएगा तब भी हम पे बैठे रहेंगे। तो जी ये कैसे मुमकिन है? पानी तो है नहीं, जरिया ज़िंदगी तो पहला पानी है, वजअलना मिनल माइ कुल्लु शैइन हय्य, तो फिर वो तो है नहीं, तो फिर आप कैसे बैठेंगे? तो वो अगले मिसरे में बता रहे हैं कि ढाए ते कल अडते। अब ये मिसरा था जिसको बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया, उन्होंने अपने अपने तौर से इसके कुछ माने कर लिए और कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक भी किया होगा, हम पर भी कोई इंकशाफ तो नहीं हुआ, बस एक कोशिश है। ढाए ते का डांटते, ढहा कहते हैं चूँकि चोलिस्तान यूँ है, ये जो आबाद इलाके हैं ये नशेबी इलाके हैं, चोलिस्तान ऊपर है, वहाँ पानी नहीं पहुँचता, जब भी तो वो चोलिस्तान है। अगर वहाँ भी पानी उसी रवानी के साथ जाए तो जाहिर है वहाँ चोलिस्तान न रहता। बाकी ढाए ते काला, जहाँ ढा कहते हैं उस जगह को जहाँ पर आकर वो ढलान, वो जो है वो बालाई इलाके की ढलान आके ख़त्म होती है और आगे नशेबी इलाका शुरू होता है, वहाँ जहाँ आके ख़त्म होती है उस इलाके को कहते हैं ढा। और कल के कई मानी हमने पहले बताया, कल गुज़श्ता जिनको कल कहते हैं और आने वाले दिन को कल कहते हैं। कल बेकल होना यानी बेचैन हो जाना, मेरी कल ना लधो यानी मेरी आपने खबरगिरी नहीं की। कल एक दरियाई घास भी होता है, कल एक पुर्जे को और चाबी को कहते हैं। लेकिन काजी साहब ने यहाँ पर लफ्ज़ कल जो है वो इन तमाम लफ्ज़ों से हट कर एक बिल्कुल नए माने में इस्तेमाल किया है। ये वो क्या है? कल यहाँ जिस माने में आया वो आया है छपरी के माने में, छतरी के माने में, साया करने के माने में आया है।
जिसको आप अगर यूं कुछ आपको अजीब लग रहा हो तो हम इसके एक करीब और मिसाल से कुल्ली कहते हैं, जिसको कुल्ली फकीर दी, कि फकीर की एक झोंपड़ी जो आर्जी जगह होती है उसको, कि अगर पानी खत्म भी हो जाएगा तो भी हम उस चोलिस्तान के नशेबी इलाका जो है जहां से ज़मीन शुरू होती है और चोलिस्तान के आगे शहरी इलाका, हम आके उस जगह पर बैठ जाएंगे और छपरी डाल लेंगे। ज़राए ज़िंदगी के हम चलो वहां से हासिल करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम चोलिस्तान को तर्क नहीं करेंगे। ये अजीब किस्म की जुड़त है, एक कन्विक्शन है उनकी, एक यूनियन कह लें आप उनकी, उसकी उस धरती के साथ, उनके साथ उनका मिलाप और उनकी पसंदीदगी की हद है। और फिर क्या है, और अगले शेर में शहर भंभोर भी खावण औसम होत ना जामी छड़ के। ए मेरे महबूब, ये भंभोर वो मेरा अपना शहर है, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ और ये मेरा ही शहर है, मेरा मरज़बूम में है और मेरा जाय पैदाइश है मेरी, लेकिन ये मुझे काट खाएगा, ये मुझे खाने को आएगा, होत ना जामी छड़ के। लेकिन ये सब कुछ सोहबतों के साथ है, ये घर ठिकाने शहर ये सोहबतों और कुर्बतों और मोहब्बतों की वजह से ही प्यारे लगते हैं। तो वहाँ दरख्वास्त की जा रही है कि ए मेरे होत, ए मेरे दोस्त, ए मेरे महबूब, बराए मेहरबानी आप मुझे न छोड़ के जाना, ये मुझे काट खाने को आएगा फिर तो। और आखिरी शेर की तरफ जाते हैं कि तेग फरीद बिरहूं दी वह गई, तेग फरीद बिरहूं दी वह गई। ए फरीद, इश्क की तलवार जो है यो चल गई है, वह गई यानी बह गई है, काट गई है हमें, और चल गई है किस किस पर, चम चमते हड हड ते, हमारी चमड़ी पर, हमारे ढांचों पर, हड्डियों पर इश्क की तलवार बह गई। यानी कहने का मकसद यह है कि कोई जिस्म का कोई हिस्सा या हम मुकम्मल तौर पर उस इश्क की जद में आ गए हैं। इस तरह काफ़ी नंबर 201 अपने इख्तिताम को पहुँची।